कल की जो हमारी चर्चा थी, उस चर्चा को लेके आपको कोई सवाल? सर, जो व्यापक और जो इकाई है वो अलग-अलग है दोनों? हाँ, तुम अपने आप ही देख सकती हो, अपने आस-पास में देखो। तुम्हारे सामने बहुत सारी इकाइयाँ हैं, इकाई का मतलब कोई भी वस्तु उसे समझ लो तुम अभी। तुम्हारे सामने पदार्थावस्था भी है, प्राणावस्था भी है, सारी अपने आप में एक एक इकाई है। जैसे इकाई का मतलब है यूनिट। जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन केला, तो उसके अंदर 12 यूनिट केले हैं। तो हर केला अपने आप में एक इकाई है। इसी तरह हर घर अपने आप में एक इकाई है, हर परिवार अपने आप में इकाई है, एक व्यक्ति अपने आप में एक इकाई है। तो अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें बहुत सारी इकाइयाँ नज़र आएगी, यूनिट नज़र आएगी। ठीक है? तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा को हम आरंभ करते हैं। अभी जो कल की चर्चा से जो आरती बिटिया का जो क्वेश्चन है कि क्या व्यापक और इकाइयाँ अलग-अलग हैं? तो बिल्कुल, इकाई को तुम देखो बेटा, इकाई का अपना एक रूप है, अपना एक आकार है और हर इकाई एक निश्चित क्रिया प्रक्रिया करती है। अपने शरीर के अंदर ही देख लो, नाक, आँख, ये सब वैसे तो मानव रूप में जब ये संयुक्त होके आती है तो इन सब के मिलने से एक इकाई बनती है मानव। लेकिन इनको हम अलग-अलग इकाई के रूप में भी देख सकते हैं कि आँख एक इकाई है, नाक एक इकाई है, लेकिन ये भ्रमित अवस्था की समझ है। तो हर वस्तु अपने आप में इकाई है। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएँ हैं या जितनी भी अवस्थाएँ हैं, उन अवस्थाओं में जो-जो चीज़ें उपलब्ध हैं, वो सब अपने आप में एक इकाई है। मानव भी अपने आप में इकाई है। जब समाज की बात देखते हैं, तो समाज भी अपने आप में इकाई है। जब गाँव की बात देखते हैं, तो गाँव का हर घर अपने आप में एक इकाई है। इस तरह इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन व्यापक जो है, व्यापक का कोई रूप नहीं। तो इकाई के लिए बाबा जी क्या बता रहे हैं? उसका एक रूप होता है, एक गुण होता है, एक स्वभाव होता है और एक धर्म होता है। हर इकाई का, चाहे वो पदार्थावस्था की इकाई है, चाहे वो प्राणावस्था की इकाई है, जीवावस्था की इकाई है, ज्ञानावस्था की इकाई मनुष्य है, इन सब का एक आकार है। तुम आम के पेड़ को देखो, आम के पेड़ का एक आकार है, नीम के पेड़ का एक आकार है, घोड़े का, गधे का, कुत्ते का, मानव का, सबका अपना एक आकार है, उनका एक रूप है, उनका अपना एक निश्चित वजन है। दूसरा, इस रूप के साथ उनका एक गुण भी है। जैसे मनुष्य के लिए मैं देखता हूँ, तो आम का पौधा उसके लिए पुष्टिदायक है, नीम का पौधा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन अगर हम भांग या धतूरा इस टाइप की वस्तुएं खा ले, तो ये मानव के लिए नुकसानदायक है, मानव इससे नशे में पहुंच जाता है। तो जो भी वस्तु है उसका अपना एक गुण है, उसका एक स्वभाव है। और प्रकृति में जो 4 अवस्थाओं की हमने कल बात की थी, हर एक अवस्था का उसमें एक धर्म है। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, प्रकृति में जो 4 अवस्थाएँ हैं, हर अवस्था का अपना एक रूप, अपना एक गुण, अपना एक स्वभाव और अपना एक धर्म है। और वो यूनिट होती है, उसे हम गिन सकते हैं। जैसे 1 मानव, 2 मानव, 3 मानव, 4 मानव, 5 मानव, 1 पेड़, 2 पेड़, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 1 कुत्ता, 2 कुत्ते। इस प्रकार हम इन इकाइयों को गिन सकते हैं। लेकिन व्यापक अपने आप में देखो, कल आपने व्यापक की यात्रा की थी, क्या उस व्यापक का आपको कोई रूप दिखाई दिया? जैसे मैं पृथ्वी की बात करता हूँ, तो पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है। चंद्रमा भी ऐसे ही है, अन्य ग्रह भी गोलाकार ही। कोई वस्तु अंडाकार भी हो सकती है, कोई चपटी हो सकती है, कोई चौकोर, कोई तिकोनी हो सकती है। तो कल जब आप व्यापक की यात्रा पर थे, इस खालिस्तान की यात्रा पर थे,
तो दूर दूर तक इस ब्रह्मांड से दूर अनंत गैलेक्सियों में घूमते हुए क्या आपने इस खाली स्थान का कोई रूप देखा? आरती बेटा, नहीं सर। तो सीधी सी बात है, व्यापक का कोई रूप नहीं है, व्यापक में कोई गुण भी नहीं है, व्यापक में कोई धर्म भी नहीं है। व्यापक अपने आप में सत्य है, ये सदा सदा एक जैसा है। अब तुम पृथ्वी के ऊपर बात देखो, राजस्थान में गर्मी है, कहीं ठंड है ना, कहीं बारिश हो रही है, अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है, लेकिन ये व्यापक अपने आप में एक समान था। जहां प्रकाश था वहां हमें कुछ दिखाई दे रही थी वस्तु, जहां प्रकाश नहीं था वहां वो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा जी कहते हैं कहीं भी अंधेरा नहीं है, हर जगह प्रकाश है, और ये प्रकाश उस वस्तु में है। अब ये तो स्पष्ट हो रहा है कि व्यापक इकाई तो नहीं है, क्योंकि उसका ना तो कोई रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई स्वभाव है, ना कोई धर्म। कितनी बात समझ में आ रही बेटा? लेकिन व्यापक है और वो हमें दिखाई दे रहा है, तो व्यापक अपने आप में एक वास्तविकता है, हकीकत है, जो दिखाई दे रहा है। अब आपको खालिस्तान दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? ये सर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इसका कोई रूप दिखाई दे रहा है? ये गोल है, चकोर है, लंबा है, छोटा है? नहीं सर। तो बाबा जी यही कहते हैं कि अस्तित्व में जब हम देखते हैं तो हमें केवल दो ही चीज दिखाई देती है, या तो प्रकृति दिखाई देती है या व्यापक दिखाई देती है, या तो नहीं, दोनों चीजें एक साथ दिखाई। या तो मैंने गलत शब्द यूज कर दिया, प्रकृति में दोनों चीजें हमें एक साथ दिखाई देती है, इकाई भी है और उसके चारों तरफ खाली स्थान यानी व्यापक भी। और ये तुम देख ही सकती, तुम्हारे कमरे में जो जो सामान रखा है वहां दो इकाइयों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में खाली स्थान है या नहीं है? कई बार हमें लगता है कि दोनों चीजें आपस में चिपकी हुई है, लेकिन उनके बीच में भी खाली स्थान है या नहीं है? अभी वो खाली स्थान नहीं दिखेगा, आज हम उसी खाली स्थान को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा जी? जी सर। तुम लोहे का एक टुकड़ा उठाकर देखो, क्या उस लोहे के टुकड़े में तुम्हें कोई खाली स्थान दिखाई दे रहा है? तुम्हारे सामने जो दीवार खड़ी है, उस दीवार में कोई छेद या कोई दरार है जिससे तुम्हें लगे कि ये जो स्पेस है इसके आर पार गुजर रहा है? दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं सर। यानी स्पेस होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो स्पेस इतना सूक्ष्म है कि हम उसे अपनी इन खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब ये देखे कैसे? बाबा जी कहते हैं कि मैंने अस्तित्व को देखा है। बाबा जी कहते हैं कि मैंने परमाणुओं को एक लाइन में देखा। बाबा जी कहते हैं कि मैंने 1 अंश वाले, 2 अंश वाले, 3 अंश वाले, 4 अंश वाले, ऐसे ही 108 प्रकार के पदार्थों को बाबा जी ने देखा। तो देखा कहां से? हमने पहले भी इस कक्षा में ये बात की थी कि हम देखते कैसे हैं, और बाबा जी के लिए देखने का क्या अर्थ है। तो बाबा जी जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक में स्पष्ट लिखते हैं, देखने का मतलब है समझना। मेरी समझ में आ गए। आज पुनः उस बात को मैं दोहराता हूं जो पिछली कक्षाओं में भी हमने की थी। देखने के लिए क्या हम केवल आंखों का प्रयोग करते हैं? आपको लगता है ऐसा कि हमें केवल आंखों से ही दिखाई देता है? क्यों स्नेहा बेटा, क्या लगता है, क्या केवल आंखों से ही दिखाई देता है? स्नेहा बेटा, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। नहीं, सिर्फ आंखों से नहीं दिखता, हम कानों से भी देखते हैं।
हम नाक से भी देखते हैं। सही। आरती बेटा, ये बात आपकी समझ में आई कि हम आंखों के अलावा कान, नाक, त्वचा और जीभ से भी देखते हैं? यस सर। ये समझ में आ गई आपकी? अब बताओ जीभ से कैसे देखते हैं? सर कोई भी चीज टेस्ट करने के बाद। सही है। वास्तव में देखने का मतलब है समझ में आना। कच्चा आम खट्टा होगा या मीठा होगा, मैंने एक बार टेस्ट कर लिया, अब कच्चा आम देखते ही मेरी समझ में आ जाता है कि ये खट्टा है। तो देखने का अर्थ बाबा जी ने कहा है समझना। तो हर एक चीज समझ में आ जाना, इसकी तरफ बाबा जी इशारा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो मूल बात कल छोड़ी थी उसी से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि इस अस्तित्व में केवल दो ही वास्तविकता है। वास्तविकता मतलब सच्चाई, जो वस्तु रूप में दिखाई देती। तो वो दो वास्तविकता कौन कौन सी हैं? कि ये व्यापक है, खाली स्थान है, और इस व्यापक में अब तुम देखो पृथ्वी कहाँ है, इसी खाली स्थान में है या नहीं है, या इस खाली स्थान से बाहर है? बताइए। ये जो पृथ्वी है, सौरमंडल है, सूर्य है, ग्रह, नक्षत्र, मैं, तुम, मेरा घर, ये इस खाली स्थान में है या इस खाली स्थान से बाहर है? सर खाली स्थान में ही है। तो इस लाइन को बाबा जी ने समझाने के लिए बड़े आसान शब्दों में लिखा है, व्यापक सत्ता में संपृक्त। व्यापक, और व्यापक को ही दूसरा नाम दिया बाबा जी ने सत्ता। इस व्यापक सत्ता में संपृक्त, संपृक्त एक शब्द दिया है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाइयां। इस परिभाषा को एक एक शब्द खोलते हैं। व्यापक सत्ता, क्योंकि ये खालिस्तान हर जगह है, इसका कोई आदि अंत नहीं है, तो उस बाबा जी ने इसको सत्ता की भी संज्ञा दी। तो व्यापक सत्ता में संपृक्त, यानी इस व्यापक में संपृक्त। संपृक्त के अंदर तीन चीजें आती हैं। ये जो संपृक्त शब्द है, इसमें तीन चीजें शामिल है। इसमें डूबना, भीगना और घिरा हुआ होना शामिल। संपृक्तता का मतलब है डूबा हुआ होना, भीगा हुआ होना और घिरा हुआ होना। व्यापक सत्ता में डूबी हुई, भीगी हुई, घिरी हुई जड़ और चैतन्य इकाइयां। अब जड़ और चैतन्य इकाइयों पर हमारी पहले भी बात हुई है, मैं फिर से थोड़ा सा इसको रख देता हूं। जड़ का मतलब है पदार्थावस्था और प्राणावस्था, यानी जिसमें जीवन नहीं। प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं, इसमें से पहली जो दो अवस्थाएं हैं उनमें जीवन नहीं, और बाद की जो इकाइयां हैं उनमें जीवन है। तो अगर मनुष्य को मैं देखता हूं तो वो जड़ है और चैतन्य, इन दोनों का मिलना ही मानव का बनना है। जड़ रूप में ये शरीर और चैतन्य रूप में ये जीवन, जब दोनों मिलते हैं तभी मानव बनता है। हमारे ये जो प्रकृति है, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर दो प्रकार की इकाइयां हैं, जड़ इकाई या और चैतन्य इकाई। तो जड़ इकाई में हमारा शरीर और चैतन्य इकाई में हमारा जीवन। तो बाबा जी अस्तित्व सहअस्तित्व के बारे में क्या बता रहे हैं? बाबा जी ने सहअस्तित्व को किस प्रकार से अभी उसकी वर्णन किया है, उसको देख लेते हैं कि व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाइयां। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सहअस्तित्व का अर्थ क्या है? बार बार एक ही पूरे इस अध्ययन का जो मूल बिंदु है, जो आधार है, जो बेस है, वो सह अस्तित्व ही है। और सह अस्तित्व क्या है?
सहअस्तित्व की परिभाषा बाबा जी दे रहे हैं, आप लिखना आरंभ करें। व्यापक यानी खालिस्तान, सत्ता में संतृप्त जड़ और चैतन्य प्रकृति। व्यापक सत्ता में संतृप्त जड़ और चैतन्य प्रकृति। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यापक में डूबी, भीगी और घिरी हुई प्रकृति। अब ये डूबा हुआ, भीगा हुआ, घिरा हुआ, इसको हम समझ लेते हैं, ये है क्या? तो हम ऐसा करते हैं कि एक पानी का गिलास लेते हैं, कांच वाला गिलास, और अपने साथ दो वस्तु रखते हैं। एक ₹1 या ₹2 का सिक्का, और दूसरी तरफ एक रुई का टुकड़ा। अब ये तुम जो पानी का गिलास है, इसको मान लो ये व्यापक है, खाली स्थान है, और इस खाली स्थान में हमने रुपए का सिक्का डाला, लटका दिया। तो तुम देखोगे कि ये जो रुपये का सिक्का है, ये पानी में डूबा हुआ है। समझ में आ रहा बेटा? जब मैंने ₹1 के सिक्के को पानी में डाला, तो वो पानी में डूबा या नहीं डूबा? सर डूब गया। ठीक। वो पानी से घिरा हुआ है या नहीं घिरा हुआ? उसके चारों तरफ पानी है या नहीं है? सर पानी ही पानी है। उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन क्या वो पानी से भीगा हुआ है? बताओ बेटा जी। पानी से भीगे हुए का मतलब ये नहीं है कि उसके चारों तरफ पानी लग गया है। चारों तरफ पानी लगने का मतलब तो घिरा हुआ है, पानी में तलहटी में वो जम गया है, बैठ गया है, उसको बोलते हैं वो पानी से डूबा हुआ है, भीगा हुआ है, घिरा हुआ है। लेकिन क्या वो भीगा हुआ वास्तव में है? दूसरी तरफ हम उसी पानी में, अभी देखो, वो दिखाई नहीं दे रहा हमें सिक्का, क्योंकि जो पानी है वो पानी उसके चारों तरफ है, उसको पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे गिलास में वो रुई का टुकड़ा डालते हैं। अब रुई के टुकड़े को देखो, वो रुई का टुकड़ा उस पानी में डूबा हुआ है या नहीं डूबा हुआ? सर डूबा हुआ है। वो पानी में घिरा हुआ भी, उसके चारों तरफ पानी है। अब उसको देखो, क्या वो पानी से भीगा हुआ भी है? यानी पानी उस रुई के टुकड़े के आर पार निकल गया है, सिक्के के आर पार नहीं निकला था, लेकिन रुई के टुकड़े के आर पार निकल गया है। इसको कहते हैं पानी पारगामी हो गया है, उस रुई के अंदर भी पानी पहुंच गया। समझ में आ रहा है बेटा जी? जी सर। अब मुझे अपने ऊपर इस चीज को देखना है। मैं इस व्यापक सत्ता में, यानी इस खाली स्थान में डूबा हुआ हूं। डूबे हुए का मतलब क्या है? मेरे चारों तरफ पानी है। घिरा हुआ हूं, मैं पानी से घिरा हुआ हूं, चारों तरफ मेरे पानी है। ये समझ में आ रहा है बेटा? डूबा हुआ, भीगा हुआ। यस सर। तो मैं जो हूं, अब क्या, जैसे मैंने रुई में देखा था, पानी रुई के आर पार निकल गया। कल हमने बात की थी पारगम्यता की, यानी मैंने कल आपको एक बॉक्स दिखाया था, ये वाला बॉक्स है, यहां खाली स्थान है इसके आगे, और ये आगे बढ़ रहा है बॉक्स।
यानी खालिस्तान इसके आर पार से निकल रहा है, इसके बीच में से खालिस्तान निकल रहा है, तभी वो आगे बढ़ता। क्योंकि अगर खालिस्तान आर पार ना होता, इस हाथ की तरह होता, मेरा हाथ दिखाई दे रहा ना बेटा, अगर खालिस्तान इस हाथ की तरह ठोस होता तो क्या ये डब्बा इसके आर पार निकल पाता? ये तो आके दीवार से टकरा नहीं गया सर। था। लेकिन ये आर पार निकल रहा है, तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस पारगामी है, यानी ये हमारे शरीर के आर पार निकल रहा। और कोई भी वस्तु हमारे शरीर के आर पार कब निकलेगी? जब मेरे स्पेस में भी खाली स्थान होगा। देखो अब ये बॉक्स है, ये एक हाथ है, ये इसके आर पार निकल गया, ये यहां इससे टकरा गया, लेकिन ये इसके आर पार निकल गया। आर पार क्यों निकल गया? क्योंकि क्या है? खाली स्थान है। यहां साइड से भी आर पार निकल गया, पीछे से भी आर पार निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि स्पेस है। लेकिन मुझे तो दीवार में कोई स्पेस दिखाई नहीं दी थी। जब तुमने थोड़ी देर पहले अपने घर की दीवार देखी थी, तो क्या इसमें स्पेस था? नहीं सर। लेकिन अगर हम इस दीवार को थोड़ा आगे बढ़ा दे और पीछे खाली स्थान है, तो क्या दीवार आगे सरक जाएगी? नहीं सरक जाएगी? अगर मुझे इस कमरे का साइज बढ़ाना हो, तो मैं अगर पूरी की पूरी दीवार को जैक लगा के या क्रेन लगा के ऐसे आगे की तरफ पावर से उसको धकेलूं, और सीधी दीवार एक ही पीस में आगे बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? सर नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी? ये बॉक्स ठोस है ना, और इसके आगे खाली स्थान है ना। जब इस बॉक्स को मैं धक्का मारता हूं, ये आगे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? अच्छा ये देखो, तुमने अपने सर पे एक पत्थर उठाया हुआ है, पत्थर का टुकड़ा या टाइल का टुकड़ा उठाया, अब तुम्हारे सर पे रखा हुआ है। तुम उस अब ऊपर उसके कुछ नहीं, खाली स्थान है, तो तुम जोर लगा के उसको अपने सर से ऐसे ऊपर उठा सकती नहीं उठा सकती? सर उठा सकती हूँ। तो जो तुम्हारे सर के ऊपर खाली स्थान था, उस खाली स्थान में ये पत्थर का जो टुकड़ा ठोस दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो व्यापक है, ये खाली स्थान है, इस पत्थर के टुकड़े के आर पार निकल रहा है। इसी को हमने नाम दिया था पारगम्यता। अब तुमने देखा, जो सिक्का हमने पानी में डुबोया था, उसके आर पार पानी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो सिक्का हमें ऊपर ऊपर से भीगा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से उसको तोड़ के देखते तो भीगा हुआ नहीं था। लेकिन रुई के टुकड़े को तुमने देखा, रुई के टुकड़े के हर पूरे अंदर तक पानी गया हुआ, इसी को कहते हैं भीगा हुआ। इस प्रकृति में हम सभी इकाइयां इस व्यापक में भीगी हुई है, यानी जो खाली स्थान है हमारे शरीर के अंदर के आर पार निकल रहा है। अब आर पार कैसे निकलता है, इसको देखते हैं। तुम्हें ये तो पता है कि इस धरती पर सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा पदार्थ परमाणु, पता है नहीं पता? यस सर। अगर हम किसी को भी देखें, अगर हम रेत का परमाणु देखें, तो तुमने रेत का एक पत्थर उठाया, उस एक पत्थर का बारीक टुकड़ा किया गया, जिसको हम एक रेत का कण बोलते हैं। ठीक है? हमारी नंगी आंखों से, नंगी आंखों का मतलब है बगैर चश्मे के या बगैर लेंस के या बगैर दूरबीन के, हम देखते हैं कि हमारे सामने मिट्टी का एक छोटा सा कण है, और इतना छोटा उसके और भी टुकड़े करें, जितना छोटा सा छोटा हम मिट्टी का कण ले, हमें यह तो पता है कि हर कण परमाणु से बना। परमाणु के अंदर अंश होते हैं। ये परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं बहुत सारी मात्रा में, तब एक छोटा सा मिट्टी के टुकड़े के बराबर, मिट्टी के उस कण के बराबर इतना बड़ा एक पीस बनता है। और यही जब पीस इकट्ठा होते हैं, तो मिट्टी का एक ढेला जिसको बोलते हैं,
या मिट्टी से बना हुआ एक पत्थर इस टाइप का ठोस जो हो जाता है, कई बार मिट्टी जम जाती है, वो बनता। तो तुमने कल्पना की है कि ये परमाणु कितना छोटा होता होगा? कभी सोचा है? ये जो मिट्टी का एक टुकड़ा हमारे पास है, मिट्टी का एक कण, मिट्टी का या रेत का एक कण, देखा तुमने रेत का एक छोटा सा कण? इतना होता है, जो अगर मैं पेंसिल की एक टिप कागज के ऊपर रख दूं तो उससे भी लगभग 10 गुना छोटा होता है मिट्टी का एक कण। और मुझे उम्मीद है आपने मिट्टी के कण देखे होंगे छोटे छोटे, जब रेत उड़ता है तो रेत के साथ हमारे फर्श के ऊपर कई बार मिट्टी के छोटे छोटे धूल के साथ कण आ जाते हैं। तुम्हें पता है उस मिट्टी के कण में कितने परमाणु होते होंगे? अब देखो, कईयों को तो मिट्टी का कण भी खुली आंखों से नहीं दिखता, चश्मा लगाना पड़ता है। अब सोचो उस छोटे से मिट्टी के कण के अंदर कितने परमाणु होंगे? कोई कल्पना कर सकता है? आज गूगल में सर्च करना, मिट्टी के एक कण में कितने परमाणु होते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों के जो है ना, होश गायब हो जाएंगे उत्तर देखकर। इसको आज आप नोट कर ले, अगर आपको गूगल में ना मिले तो कल इसको हम चर्चा में रह सकते। तो बात हमने की है परमाणु की, परमाणु होता कैसे है, दिखता कैसा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस धरती पर जितनी भी संरचनाएं हैं उनका मूल एक ही है, उनकी बनावट एक जैसी ही है, वो दिखती एक जैसी। अब तुम ये बताओ, कल तुम व्यापक की यात्रा पर गई थी, और जब हमने एक सौरमंडल का चित्र हम बनाते हैं, सोलर फैमिली का या सोलर सिस्टम का, तो हम देखते हैं कि बीच में एक सूर्य जैसा तारा है, उससे काफी दूर एक लाइन में एक ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहा है, फिर उससे काफी दूर एक दूसरा ग्रह घूम रहा है एक लाइन में, फिर उससे और काफी दूर एक अन्य ग्रह घूम रहा है। अब ये बताओ, ये सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं, इनके बीच में खाली स्थान है या नहीं है? क्या लगता है स्नेहा बेटा? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य सर के, इनके बीच में भी है, सबके बीच में खाली स्थान तो है। सबके बीच में खाली स्थान है। और अब हम बात करेंगे जीवन परमाणु की। कल हमने जीवन परमाणु को भी खोला था, दिखता है कैसे? बिल्कुल सौरमंडल की तरह दिखता है, सोलर सिस्टम की तरह दिखता है, इनके बीच में भी स्पेस है। अब हम परमाणु की कल्पना करते हैं, परमाणु कैसा होता है। परमाणु भी हमारे सोलर सिस्टम जैसा ही है, यानी बीच में उसका एक अंश है या कुछ अंश है, और बाकी के अंश उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जैसे सूर्य की तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही जो परमाणु का जो केंद्र है, उस केंद्र में कुछ अंश है, उस अंश के चारों तरफ कुछ अंश चक्कर लगा रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट पे। ये परमाणु है। तो अब आप कल्पना करो कि जब हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य और चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, तो ये जो परमाणु है, इस परमाणु का जो सेंटर है और सेंटर के चारों तरफ ये जो अंश घूम रहे हैं, क्या इनके बीच में दूरी नहीं होगी? क्यों स्नेहा बेटा जी, क्या लगता है? सर होती है। क्यों आरती, आपको कैसा लगता है? एक अनुमान ही लगा के देखो। बनावट, संरचना बिल्कुल सेम है, जैसे सौर मंडल ऐसा ही हमारा परमाणु, बीच में एक सेंटर, उस सेंटर के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हुए अंश। किसी का एक ऑर्बिट है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, लेकिन सिस्टम वही है। आरसी बेटा समझ पा रही हो? कोई कल्पना दिमाग में गई आरती बेटा? जिस प्रकार सोलर सिस्टम में 2 ग्रहों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक ऐसा ही डिस्टेंस परमाणु के और उसके अंशों के बीच में भी है। यानी परमाणु में उसका जो सेंटर है, केंद्र है, और उसकी
जो अंश हैं उनके बीच में भी जगह है, खाली स्थान है। क्योंकि मैं खड़ा होकर तभी मुक्त यानी फ्रीली घूम सकता हूं जब मेरे आसपास में खाली स्थान है। अगर खाली स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तो एक बस की तुलना करो, जब हम बस में होते हैं, वहां जगह कम होती है, तो बस में हम आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। क्यों? क्योंकि खाली स्थान नहीं है। लेकिन बाबा जी बता रहे हैं कि परमाणु और उसके अंशों के बीच में खाली स्थान है, केंद्र और उसके अंशों के बीच में। सोलर सिस्टम के बीच में तो हमने देख ही लिया है, ये तो हम समझ ही चुके हैं कि इनके बीच में। तो कोई भी चीज व्यवस्था में बनी रहे, वो टकराए ना, इसके लिए बाबा जी ने दिया है एक निश्चित दूरी का सिद्धांत। यानी प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबके बीच में एक निश्चित दूरी है, जिसके कारण वो आपस में टकराती नहीं। अब हमने बात की थी कि जो परमाणु है, वो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी पदार्थ। और परमाणु को भी बाबा जी ने खोल दिया है कि परमाणु के अंदर एक ही प्रकार के अंश हैं। विज्ञान क्या कहता है? यह विज्ञान बाबा जी से थोड़ा सा अलग है। बाबा जी बता रहे हैं कि परमाणु में एक ही प्रकार के अंश हैं, यानी सेंटर में जैसे अंश हैं, उसके चारों तरफ घूमने वाले अंश भी वैसे ही हैं। और बाबा जी क्या कहते हैं? जितने ये चारों तरफ घूम रहे हैं ना, उतने ही अंश केंद्र में है। यानी उनका जो बैलेंस है वो बना हुआ है। सेंटर और सेंटर के चारों तरफ घूमते हुए अंशों की संख्या समान। लेकिन विज्ञान थोड़ा इससे अलग कहता है। विज्ञान क्या कहता है कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु में एक ही तरह के अंश नहीं होते, 3 तरह के अंश होते हैं, जिनको विज्ञान भाषा में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संज्ञा दी गई। ये तुमने अपनी 9th क्लास में या 8th क्लास में जब परमाणु आता है, बोहर का जो गोल्ड टेस्ट आता है परमाणु का, उसमें वर्णित है कि परमाणु में 3 प्रकार के अंश होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और विदाउट चार्ज। ये 3 प्रकार के होता है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि सभी अंश एक समान नहीं। तो यहाँ थोड़ा विज्ञान से भिन्न था। चूंकि मध्यस्थ दर्शन है और हम बाबा जी का ही अध्ययन कर रहे हैं, बाबा जी द्वारा जो भी सामग्री दी गई उसी का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी चीज को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तुम देखो, जब परमाणु सबसे छोटी यूनिट है और परमाणु के अंदर भी खाली स्थान है, और अब एक खाली स्थान बता दिए, खाली स्थान का रेशो क्या है? सौरमंडल को अगर हम अपने देखें, अपने सोलर सिस्टम को देखें, तो अगर हम सभी ग्रहों को और इस सूर्य को और सभी ग्रहों के जो चंद्रमा है, यानी जो ठोस सरफेस है, इनको जोड़ दें, तो ये जो एरिया इसने कवर किया है सौरमंडल ने, मान लो इतना चौड़ा कवर किया हुआ है, उसके बीच में एक है एक लाइन ऐसे करके, जो लास्ट वाली जो लाइन है उसने इतना बड़ा एरिया कवर कर। तो ये जितना इतना बड़ा एरिया है, ये सारा खाली स्थान है। इस खाली स्थान में ये जमीन, पृथ्वी जैसी वो इकाइयां भी हैं। तो यहाँ 2 चीजें हो गई, एक सॉलिड सरफेस और एक खाली स्थान। यानी जितनी भी इकाई हमारे पास ये ग्रह है, इनके चंद्रमा है या सूर्य है, इनको हमने अगर सॉलिड मान लिया, तो बाकी इस इतने बड़े एरिया में क्या है? खाली स्थान है। सॉलिड जो है इतना सा। तो यह विज्ञान भी इस बात को तफ्तीश करता है कि एक सोलर सिस्टम के अंदर जितना एरिया ये ग्रह, इनके उपग्रह या सूर्य ने कवर किया है, वो इस टोटल सरफेस का, ये जो टोटल एरिया, जो लास्ट वाला ग्रह घूम रहा था, इतना चौड़ा जो इसने एक दायरा बनाया था, ऑर्बिट बनाई थी, इस ऑर्बिट का 99.9% खाली स्थान। कितना बताया मैंने? 99.9। बाबा जी तो 1 9 और आगे, वैज्ञानिक भी मान।
यानी सूर्य से लेकर और जो हमारा आखिरी ग्रह है वहां तक की दूरी का हम एक ऐसे गोल चक्कर खींचते तो इस गोल चक्कर के अंदर 99.9 तो खाली स्थान ही है, बस खाली 0.01% ही ये इकाइयां। इसी कारण ये इकाइयां मुक्ति के साथ उपयोग करती। और अभी मैंने बताया कि ठीक हमारा ऐसा ही, सोनू बेटा जी, हमारा शरीर में या प्रकृति में जो परमाणु है, परमाणु भी इस सौरमंडल की तरह ही है। यानी परमाणु जो है वो भी 99.9% खाली ही है। तो ये बताओ, जब कोई भी चीज 99.9% खाली हो तो क्या इसके बीच में से कुछ भी चीज निकल जाएगी? नहीं निकल जाएगी। वो टकराएगी तो वहां टकराएगी जहां पर सरफेस जो है सॉलिड है, वरना मोस्टली चीजें उसके आर पार निकल जाएगी। और ऐसा ही प्रयोग बोहर ने अपने गोल्ड का जो एटम था उसके साथ किया। वहां भी पता चलता है कि 99.9% एरिया खाली। अब मैंने आपके लिए एक प्रश्न दिया था, आज का एक क्वेश्चन दिया था कि आप पता करोगे कि एक जो धूल का कण है या मिट्टी का कण है उसमें कितने एटम हो सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता? स्नेह बता सकते हो कितने एटम होते होंगे धूल के कण में? अंदाजा सर बहुत ज्यादा होते होंगे, ऐसे तो कोई काउंटिंग नहीं है। अंदाजा फिर भी 100, 200, 400, 500, 1000। अब धूल का कण कितना छोटा मिलियंस होता है? में। मिलियन। मिलियंस में। मिलियन। और आरती बेटा, आप अंदाजा लगा सकते हो कितने एक धूल के कण में कितने परमाणु होते होंगे? आरती बेटा, आपको आवाज आ रही है? सर करोड़ में। करोड़ों में। सर करोड़ में। करोड़ ना? ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन तुम गूगल में फिर भी सर्च करो। अगर आप 10 कहते उसको भी हम मान, लेकिन आज गूगल में सर्च करना। हमने कहा कि करोड़ों में होते। तो एक छोटा सा धूल का कण और उसके अंदर करोड़ों परमाणु, तो उस परमाणु का साइज क्या होगा? और बाबा जी कहते हैं जीवन भी एक गठनशील परमाणु है, तो जीवन का क्या साइज होगा? तो क्या जीवन खुली आंखों से दिखाई देगा? इज इट पॉसिबल? जब एक धूल के कण में करोड़ों परमाणु हैं, परमाणु का साइज देख लो। दूसरी तरफ बाबा जी कह रहे हैं कि जो जीवन है ये भी परमाणु है, तो जीवन का क्या साइज हमें खुली आंखों से दिखाई दे सकता है? क्यों आरती? आरती बेटा जी, आवाज आ रही है या नेटवर्क का इशू है? सर नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, इसको आप टाइम मिले तो फिर सुन लेंगे। अभी हमने जो बात की है वो यही बात की है कि हर परमाणु का 99% हिस्सा खाली है। तो उस खाली हिस्से में से क्या हवा या ये स्पेस आर पार जा सकता है? नहीं जा सकता। यानी मनुष्य के शरीर को भी देखे, प्रकृति में किसी भी यूनिट को देखे, तो वो अपने आप में, क्योंकि हर इकाई परमाणु से ही बनी है, तो हर इकाई अपने आप में 99.9% खाली है। तो क्या उस खाली जगह में से स्पेस आर पार हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों स्नेहा बेटा? सर बोलो आरती सर बेटा। सॉरी, मैं बार बार वो वैसे हो रही हूँ, मेरे को पापा का फोन आ रहा था इसलिए मैं सुन रही थी। कोई बात नहीं, इतना ही समझना है, जब एक परमाणु का, जो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, वो भी जब 99% खाली है, तो उस परमाणु से बनने वाला शरीर क्या 99% खाली नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो तुम्हें क्या लगता है जो शरीर मुझे ठोक दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो 99.9%
स्पेस है, खाली स्थान है उसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं खुली आंखों से देखता हूं तो वो स्पेस मुझे दिखाई नहीं दे पाता, क्योंकि परमाणु खुली आंखों से दिखाई देना संभव नहीं। इसी कारण जब मैं स्पेस में ट्रेवल करता हूं, यानी खाली स्थान में चलता हूं, एक खाली रोड है, उस खाली रोड के ऊपर जब मैं चल रहा हूं, सड़क के ऊपर मैं चल रहा हूं, तो मैं स्पेस को चीरता हुआ जा रहा हूं, या ये कह दे कि ये जो स्पेस है ये मेरे शरीर के आर पार से निकल रहा है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है। शरीर का जो 99.9% जो हिस्सा है वो खाली ही तो है, वो स्पेस में ही तो है। तो ये जो स्पेस है, ये खाली स्थान जो है, ये मेरे शरीर के आर पार हो रहा है। इस आर पार होने के कारण ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, और इसी को बाबा जी ने कहा है उचित दूरी का सिद्धांत। लेकिन इसी सड़क पर चलते चलते जब मेरे सामने कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो मैं टकरा जाता हूं, क्योंकि मैंने उचित दूरी के सिद्धांत का पालन नहीं किया। यानी दूसरी बॉडी में और मेरी बॉडी में क्या रहा, जो स्पेस जो था वो खत्म हो गया। लेकिन फिर भी यहां बात कहते हैं कि जब मेरे हाथ भी आपस में मिलते हैं और मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल चिपका दिया, या जो सामने मेरे दीवार है इसको मैंने प्लास्टर कर दिया, लेकिन प्लास्टर किस चीज से हुआ है? वो हुआ है सीमेंट से या बालुआ से। और सीमेंट और बलुआ भी क्या है? ये भी अपने आप में एक पदार्थ है। हर पदार्थ किससे बना है? परमाणु से बना है। हर परमाणु का 90% 99% हिस्सा क्या होता है? खाली होता है। वो मुझे इस नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मुझे वो सॉलिड के रूप में दिखाई दे रहा। लेकिन वास्तव में जितनी भी इकाइयां हैं वो 99.9% खाली ही है। अब तुम एक बार तुलना करो, अपने शरीर को देखो और ये एक इमेजिन करो कि जो तुम्हारा शरीर है ये एक छलनी की तरह है और इसके बीच में स्पेस है। बहुत सारे परमाणु हैं, हर परमाणु में एक स्पेस है और वो स्पेस 99.9% है। तो तुम्हें अपना शरीर भी ये अलग-अलग टुकड़ों में बँटाया हुआ ही दिखाई देगा, और शरीर में भी तुम्हें स्पेस दिखाई देगा। ये देखने का मतलब है समझना। जब स्पेस हर इकाई के आर-पार निकल जाता है, पारगामी है, इसका अर्थ है हर इकाई में 99% 99.9% खाली स्थान है। यहां तक कवर हुआ बेटा? और ये कब मुझे पता लगा? मैं रुई को देखता हूं तो मुझे रुई क्या दिखाई देती है? इसमें तो खाली स्थान ही नहीं है, रुई को। लेकिन जैसे ही मैं उस रुई को पानी में डुबोता हूं तो रुई के आर पार पानी निकल जाता है, यानी खाली स्थान तो था। अब तुम ये समझोगे जी रुई के आसपास तो निकल गया, लेकिन सिक्के के आसपास तो नहीं गया। तो ये सिक्के में और रुई में फर्क क्या है? तो तुमने कक्षा 6 में किसी भी पदार्थ के अंदर, पदार्थ की 3 अवस्थाएं धरती पर है, वो सॉलिड है, वो गैस है और वो लिक्विड है। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस में, इनमें जो परमाणुओं की संख्या है वो तो समान ही होती है, लेकिन उनके फैलाव के कारण जो परमाणु है, जैसे लोहा है, 1 किलो लोहा केवल इतना सा होगा, इतना हो जाएगा। इतनी बड़ी बॉल 1 किलो की हो सकती है लोहे की। और 1 किलो पानी, 1 किलो पानी इतनी बड़ी डोली में आ जाएगा। अब वो देखो, इतने बड़े जग में 1 लीटर 1 किलो पानी आ सकता है और 1 किलो लोहे की बॉल इतनी सी है। वैसे ही अगर मैं किसी गुब्बारे में 1 किलो हवा भरूं तो गुब्बारा कितना बड़ा हो जाएगा। अब केवल इतना ही समझना है, इन सब में परमाणुओं की संख्या तो बराबर है, लेकिन लोहा छोटा है तो वो सारे परमाणु आपस में चिपके हुए हैं। उन परमाणुओं के बीच में जगह नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये ठोस है और इसके आर-पार कुछ नहीं जा सकता। लेकिन ये लोहे की बॉल भी बनी तो परमाणुओं की है और हर परमाणु में 99% हिस्सा खाली है, बस वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक इसी प्रकार जो पानी है, पानी के जो परमाणु थे वो थोड़ा दूर, लोहे के जो परमाणु थे बिल्कुल आपस में से चिपके हुए हैं, और जो लिक्विड में जो परमाणु वो थोड़ा थोड़ा दूर है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन वो है इस जग के अंदर ही, इसलिए वो इतनी सी जगह में आ गए। लेकिन हवा में जो परमाणु है
संख्या समान है, लेकिन हवा ज्यादा फैलती है, इसलिए उसके परमाणु दूर दूर है। तुमने देखा ना, किसी वस्तु की स्मेल जो आती है, सुगंध या दुर्गंध आती है, वो थोड़ी दूर तक आती है। कब कहां तक आती है? जहां तक उसकी लिमिट हो, जहां तक उस गंध के परमाणु ट्रेवल कर पाते हैं। एक इस दूरी जाने के बाद वो खत्म। तो इन तीनों अवस्थाओं में परमाणुओं का जो स्ट्रक्चर है, वो या तो बहुत टाइट या थोड़ा लूज या बहुत ज्यादा लूज होता है। इसी के कारण इनमें जो हमें खाली स्थान ज्यादा देखने को मिलता, लेकिन खाली स्थान है हर परमाणु के अंदर ही। तो इसलिए बाबा जी समझा रहे, इसी को बाबा जी ने कहा भीगा हुआ होना। ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान इस 99% खाली हिस्से में से आर पार निकल जाते हैं, जैसे पानी रुई के आर पार निकल गया। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि इस धरती की सभी इकाइयां, ये धरती भी, इस धरती की सभी इकाइयां, हर धरती की सभी इकाइयां व्यापक सत्ता में डूबी हुई भी है, भीगी हुई भी है, घिरी हुई हुई। तो हमने डूबे हुए को देख लिया, हमने भीगे हुए को देख लिया, हमने घिरे हुए को देख लिया, तो हम कह सकते हैं कि इस खाली स्थान में हर इकाई डूबी, भीगी, घिरी हुई है। और इसी को बाबा जी ने नाम दे दिया सह अस्तित्व। यानी ये खाली स्थान और ये इकाई एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है। यानी इस धरती की कोई भी ऐसी इकाई नहीं है जिसमें खाली स्थान ना हो। और हमने देख ही लिया कि हर इकाई में खाली स्थान है, क्योंकि 99.9% खाली ही है। इसलिए इस पूरे जो पाठ्यक्रम है, ये जो विद्या है, इसका मूल सिद्धांत यही है, अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। यानी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो सह अस्तित्व है। और सह अस्तित्व किसका है? सह अस्तित्व है प्रकृति का, यानी इकाइयों का, और इस खाली स्थान का। धरती पर कोई भी ऐसी, नॉट ओनली धरती, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी इकाई नहीं है जो खाली स्थान से बाहर हो। सारी इकाइयां खाली स्थान के अंदर ही है। इसलिए बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूं, व्यापक सत्ता में डूबी, भीगी, घिरी जड़ और चैतन्य प्रकृति, प्रकृति का नाम दिया गया है। और कल की कक्षा में तो हमने देखा था, जो हमारे दिमाग में इस अध्यात्मवाद ने, इस धर्म ने एक वस्तु डाल दी है कि इस धरती को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है जिसके कारण इस धरती पर मनुष्य पैदा हुआ है। और कल हमने ये देख ही लिया है कि ये चीजें कहीं से, इनको पैदा करने वाला कोई नहीं हुआ। ये धरती स्वयं स्फूर्त विधि से एक के बाद एक अनेक इकाइयों में विकसित हुई। आरती बेटा, कल का पूरा चैप्टर आपकी समझ में आया था? ये समझ में आया था कि किस प्रकार एक के बाद एक कई प्रकार के पदार्थ बने, फिर पानी बना, फिर वहां से पेड़ पौधे आए, फिर जीव जंतु आए, फिर मानव आए। ये कल समझ में आया बेटा? तो तुम्हें कहीं भी कुछ लगा कि इनको कोई बनाने वाला लेकिन है? सर मेरा एक क्वेश्चन भी है। हाँ, नहीं सर, मुझे अब लग रहा है ये सब ना, मतलब जैसे एक हमारी मान्यता है, हाँ सही है। मान्यता है कि भगवान ने ही जो किया है सब कुछ भगवान ने किया है। भगवान ने ही इंसान को बनाया, भगवान ने ही मतलब पेड़ पेड़ पौधे, पौधे सब धरती, सूर्य सब प्राकृतिक बनाया, चीजें। है ना? लेकिन कल तुमने देखा क्या कोई बनाने वाला मिला तुम्हें? लेकिन सर मैंने आवाज कट रही है बेटा आपकी। आरती बेटा, आपकी आवाज कट रही है, आपका प्रश्न मुझ तक नहीं पहुंचा। की आवाज नहीं आ रही। अब आ रही मेरी आवाज? आपका सवाल मुझ तक नहीं पहुंचा, इसलिए आप, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। और मेरे यहाँ तो नेटवर्क फुल है बेटे, वाईफाई चल रही है, 5G का नेटवर्क चल रहा है। आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो सकती है,
अपना सवाल आप बनाए रखें, इसको हम कल रख लेंगे। स्नेहा, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। 2 हाँ मिनट जी सर। मेरी आवाज़ आ रही बेटा आप तक? हाँ जी सर, क्लियर है। आरती की भी क्लियर है। हाँ, तो आरती के नेटवर्क में कोई इश्यू हो सकता है। स्नेहा, कल हमने चर्चा की थी, कल का अगर क्लास का लिंक मैंने शेयर किया ग्रुप में, तुम्हें मौका मिले तो सुनना। उससे 2 बातें स्पष्ट होगी कि ये जो धर्म में हमने मान लिया है कि इस धरती पर जो भी अवस्थाएँ आई है, इनको बनाने वाला कोई रहस्यमय ईश्वर या कोई रहस्यमय शक्ति है। कोई अल्लाह है, कोई ईश्वर है, कोई वाहिगुरु, कोई जीसस है, कोई गॉड है। ऐसा जो अलग-अलग धर्मों में मान्यताएँ हैं, वो मान्यताएँ हमारी क्लियर होगी कल। कल मानव व्यवहार दर्शन किताब में एक अध्याय है, अध्याय नंबर 3, सृष्टि दर्शन, धरती। यानी सृष्टि का, इस प्रकृति का दर्शन, प्रकृति है कैसी? उसके बारे में कुछ वर्णन है, उसमें से मैंने कुछ उठाया था कल। किस प्रकार से इस धरती पर अपने आप जो थी पदार्थावस्था थी, प्रकट हुई, प्रकृति है कैसी? उसके बारे में कुछ वर्णन है, उसमें से मैंने कुछ उठाया था कल। किस प्रकार से इस धरती पर अपने आप जो थी पदार्थावस्था थी, प्रकट हुई, फिर उससे पानी बना, पानी से कुछ और बना। ये कौन साथी अभी नए जुड़े हैं? अच्छा, अच्छा। बारिश कुमार सर। ब्लास्टर सर है? हाँ जी। हाँ, ब्लास्टर सर, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। अभी तो वैसे हम अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। जी। तो कल से ही थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज हमने अस्तित्व सह अस्तित्व की बात की है कि किस प्रकार जी। बाबा जी ने सह अस्तित्व को परिभाषित किया है। मध्यस्थ दर्शन के अंदर बाबा जी ने पूरी पुस्तकों का अगर हम एक सार देखें, पूरी जीवन विद्या का एक सार देखें, तो उसको एक लाइन में कहते हुए बाबा जी क्या कहते हैं कि अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। यहाँ बाबा जी ने 2 चीजों की बात की, अस्तित्व यानी होना और सह अस्तित्व यानी साथ में हो। तो किसके साथ सह अस्तित्व है? तो आज उसी पर हमने प्रकाश डाला। तो बाबा जी जिसको सह अस्तित्व बता रहे हैं, वो है व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाइयां या जड़ और चैतन्य प्रकृति। ये जो खाली स्थान हमारे चारों तरफ है, इसको बाबा जी ने नाम दिया व्यापक सत्ता। और जितनी भी इकाइयां हैं, ये ग्रह, गोल, नक्षत्र, पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर चारों अवस्थाएं, इन सबको बाबा जी ने नाम दिया प्रकृति का। प्रकृति को भी बाबा जी ने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक जड़ और चैतन्य। जड़ में शरीर को रखा है बाबा जी ने और चैतन्य में जीवन को बाबा जी ने रखा है। तो बाबा जी यही बता रहे हैं इस सहअस्तित्व की थ्योरी के अनुसार कि ये जो खाली स्थान हमारे चारों तरफ है, इस खाली स्थान में ये पूरी जड़ और चैतन्य प्रकृति संपृक्त है। संपृक्त का अर्थ है, संपृक्त में 3 चीजों को शामिल बाबा जी ने किया है, डूबना, भीगना और गिरना। तो आज की क्लास आप देख लेना, इसमें हमने पूरा वर्णन किया है किस प्रकार से ये व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाइयां है। अभी आरती बिटिया का एक क्वेश्चन था, इसका कुछ नेटवर्क का शायद इशू है। तो आरती बेटा, आपका अगर नेटवर्क क्लियर है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। लाफ्टर सर, कल हमने जो भी अपना पठन किया, जो भी हमने जी। समझा, उसमें यही देखा है कि कल जो चीजें प्रकृति में प्रकट हो रही थी, पदार्थावस्था से पानी, फिर वहां से प्राणावस्था, फिर जीवावस्था और फिर जी। ज्ञानावस्था, यहाँ ये स्वतः ही प्रकट हो रही थी। प्रकृति पर बिल्कुल। जो ऋतु संतुलन रहा, प्रकृति पर जो वातावरण बदला, जो धरती का ताप, दाब, ये सारी चीजें और प्रकृति पर जो अन्य ग्रहों से आने वाला प्रकाश था, इस सभी के फल परिणामवश ये अनेक प्रकार की जो चारों अवस्थाएं हैं, ये धीरे-धीरे प्रकृति में प्रकट हुई। यहाँ एक चीज हमने ये भी देखी कि इनको बनाने वाला कोई नहीं है। और जी। एक बहुत छोटा-सा एग्जाम्पल हम इस बात से ले सकते हैं कि अपनी जो पानी की टंकी हमारी छतों पर रखी रहती है, उस समय जब उसका पानी साफ नहीं होता या पानी रुका रहता है,
या तालाब में, कुएं में, पोखर में, कहीं भी जब पानी लंबे समय तक रुका रहता है तो वहां पर एक काई जैसी संरचना बन जाती है। ये कल हमने देखा, और ये काई ही इस धरती की, इस प्रकृति की सबसे पहली वनस्पति। इसके बाद पूरी वनस्पति जगत का इस धरती पर प्रकटीकरण हुआ है, विकास क्रम। इसको बाबा जी ने विकास क्रम का नाम दिया। यानी एक परमाणु से जब अलग अलग प्रकार के परमाणु बने, उन परमाणुओं से अलग अलग प्रकार के पदार्थ बने, इसको भी बाबा जी ने विकास क्रम कहा है। उसके बाद इन अलग अलग प्रकार के पदार्थों से जब धरती पर वनस्पति जगत का प्रकटीकरण हुआ, इसको भी बाबा जी ने विकास ही कहा है। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था का विकास। और ये विकास कर्मगत है, यानी 1 by 1 है, एक के बाद एक। जैसे हम काउंट ही करते कक्षा 1 के बाद 2, 3, 4, 5, ऐसे क्रम से ही इन सभी चीजों का धरती पर प्रकटीकरण हुआ है। और धरती पर प्रकट होने वाली सबसे लेटेस्ट या अंतिम इकाई हम बोले तो ज्ञानावस्था की इकाई यानी मानव है। तो कल के अध्ययन से एक बात तो क्लियर होती है कि इन्हें कोई बनाने वाला नहीं है। जिस प्रकार से अध्यात्मवाद में या धार्मिक ग्रंथों में किसी रहस्यमय ईश्वर की बात की गई है, बाबा जी ने ये समझाते हुए लिखा है कि इनको बनाने वाला कोई रहस्यमय ईश्वर नहीं है, बल्कि प्राकृतिक वातावरण में ही इन सभी चीजों का विकास हुआ है। ये विकास क्रम में रहा। बहुत बढ़िया सर। तो लेकिन फिर भी अभी हम धार्मिक मान्यताओं से उलझे हुए हैं, तो फिर भी ये रहता है कि इस धरती पर जो भी कुछ हुआ है उसको करने वाला कोई न कोई रहस्यमय ईश्वर है। तो जब यहाँ ये रहस्यमय ईश्वर की बात आती है, मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूँ। मेरे घर में भी पूजा पाठ अभी सभी करते हैं, हालांकि मैं उसको अभी उतना तत्परता से नहीं कर पाता, लेकिन परिवार की जो थोड़ी बाध्यताएं हैं उनके कारण मुझे भी कई बार पूजा पाठ में शामिल होना पड़ता है। लेकिन मेरी एक मान्यता क्लियर हो चुकी है कि ईश्वर नाम की कोई आइडेंटिटी इस धरती पर नहीं है। ईश्वर जो है वो व्यापक के रूप में ही है। उसी में डूबा भीगा घिरा होने से ही मुझे सभी प्रकार की शक्तियां, सभी प्रकार की जो गतियां हैं वो प्राप्त हो रही है। तो मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास हो चुका है। आपका जब जब जैसे जैसे हमारी अध्ययन में तीव्रता बनेगी, इस पे हमारा भी विश्वास जमता ही चला जाए। और यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब इस धरती पर पहला मानव प्रकट हुआ, वैसे तो बाबा जी कहते हैं कि धरती पर एक साथ अलग अलग जगह पर कई प्रकार से मानव, कई शरीरों से, कई जीव शरीरों से मानव का प्रकटीकरण हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अध्यात्मवाद की अगर बात मानूं तो इस धरती पर पहला जो मानव प्रकट हुआ उसका निर्माण किसने किया? 1 मिनट के लिए मैं मान भी लूं कि उसका जो निर्माण है ईश्वर ने किया, अल्लाह ने किया, जीसस या गॉड या किसी अन्य रहस्यमय शक्ति ने किया। तो उसकी जाति क्या थी, उसका धर्म क्या था, उसका मजहब क्या था? अब यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, समझने का प्रयास करें कि ये जाति, वर्ग, धर्म, ये ईश्वर, ये मानव ने बनाया या ईश्वर ने मानव को बनाया? क्योंकि जैसे जैसे वो मानव जंगल युग से आगे बढ़ता रहा, उसने कुछ रहस्यमयता को अपनाया। आज भी कई बार हम घरों में जब देखते हैं तो ये जिक्र सामने आता है कि भैया भूत प्रेत की बातें हमने बचपन में बड़ी सुनी है। रात को घर वाले बोलते थे वहां मत जाना, वहां भूत है, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां भूत। और बाद में हमें अपने ही माता पिता के मुख से सुना है भैया कि बच्चे रात को अंधेरे में अकेले ना निकल जाए, जंगल में ना निकल जाए, इसलिए भूत के नाम से बच्चों को डराया जाता था। यानी जो भूत नाम की आइडेंटिटी थी वो थी। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा जाता कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। बाबा जी खुद ईश्वर का व्याख्यान करते हैं, लेकिन वो कोई रहस्य में नहीं है। उस ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें मंदिर में जाके घंटी बजाने की, पूजा पाठ, व्रत, उपासना, ताप, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिस ईश्वर की बाबा जी बात कर रहे हैं, बाबा जी ने जीवन विद्या एक परिचय नामक पुस्तक में उसको एक ही लाइन में निपटा दिया है कि हमारे चारों तरफ ये जो खाली स्थान है यही ईश्वर है। ये ईश्वर क्यों है, ये खाली स्थान ही ईश्वर क्यों है, बाबा जी ने इसको ईश्वर की संज्ञा क्यों दी,
हम कल इस पर चर्चा करेंगे। आज हमने इतना ही किया है कि व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाइयां, यानी जितनी भी जड़ और चैतन्य इकाइयां हैं, जितनी भी प्रकृति है, वो सभी इस खाली स्थान में डूबी भीगी घिरी हुई है। ये डूबी भीगी घिरी हुई होने के कारण ही हमने इसको ईश्वर की संज्ञा क्यों दी है, खाली स्थान को ईश्वर क्यों माना है, इस पर बात करेंगे। और स्नेहा बेटा, अभी लक्ष्मी की तबीयत भी ठीक होगी और आप अपने एग्जाम से भी फ्री हो गए होंगे। तो जैसे एक प्रैक्टिकल हमने पहले किया था, एक एक्टिविटी की थी, ईश्वर में हम किन-किन गुणों को देखते हैं, और उस एक्टिविटी में आप सबसे आगे थी। तो वो ईश्वर के जो गुण थे, वो कल एक्टिविटी हम फिर से रिपीट करेंगे। आरती बेटा को भी और ग्रुप में मैसेज डाल देना कि कल हम ईश्वर पर चर्चा करेंगे। ईश्वर ओके सर। ठीक है बेटा जी। तो गेट वेल सून, आपके परिवार के सभी जो कंडीशन है वो जल्दी ठीक हो जाए। और आरती बेटा, आप इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लेना, क्योंकि लास्ट में आपका नेटवर्क कटा हुआ है। तो बाबा जी के प्रति, आप सभी के प्रति, सभी प्रबोधक भाइयों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ब्लास्टर भाई, हमारी ये कक्षा 9 से लेके 9:03 तक आरंभ हो जाती है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। ये धन्यवाद वीडियो सर। खुल के